ओके, सो मैं आपको क्या बता रहा था कि हमारे पास 50,000 की एक मशीनरी थी साल के शुरुआत में, कॉस्टिंग 50,000 कॉस्ट प्राइस की। इसमें से मैंने 5,000 कॉस्ट प्राइस की बेच दिया, तो मेरे पास कितनी क्लोजिंग बचना चाहिए था? 45। अच्छा, 45 में मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने इस पर चलो 500 का और डेप्रिसिएशन लगा दिया करंट ईयर में, तो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद मेरी उस एसेट्स की वैल्यू कितनी बचनी चाहिए? 44,500। कितनी बचनी चाहिए? 44,500। ठीक है, इतनी मेरी कायदे से उस एसेट्स की वैल्यू बचनी चाहिए। करेक्ट, कायदे से मेरी कितनी एसेट्स की वैल्यू बचनी चाहिए? 44,500। बट मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि हमारे पास 55,000 वैल्यू बची है। अच्छा, एसेट्स की वैल्यू क्यों बढ़ गई? जब इतनी क्लोजिंग होना था, क्लोजिंग इतनी क्यों है? क्यों एसेट्स एडिशनल आ रहा है? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं एडिशनली क्या किया होगा? परचेज किया होगा। हमने एडिशनली क्या किया होगा? परचेज। तो कितने का परचेज किया होगा? तो यही हम इसी बैलेंस को निकालने के लिए अकाउंट बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। देखो तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10,500 का डिफरेंस आ रहा है कि एडिशनल? हाँ 10,000। सर, 10,500। तो ये जो 10,500 ज्यादा की मशीन आ रही है, क्यों आ रही है? या जो फिक्स्ड एसेट से क्यों आ रही है? क्योंकि हमने खरीदा होगा एक्स्ट्रा, इसलिए एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है। समझ में आया? हाँ, किसने, रक्षा आपने पूछा था या रूपाली ने पूछा था या भूमिका ने पूछा था? मैंने पूछी थी सर। ओके। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, मैं एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो हम लोग ना एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, वो भी सीख लेते हैं हाथ लगे। मतलब ऐसा है कि फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, फिर सारी बातें खत्म हो जाएगी। कहाँ चली गई? अच्छा, यहाँ। चलो, सारे लोगों का फोकस होना चाहिए, ठीक है? सारे लोगों का मैं फोकस चाहता हूँ, अटेंशन चाहता हूँ। देखो, डेप्रिसिएशन मेंटेन करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड्स तो अलग अलग है, बट अगर मैं डेप्रिसिएशन फंड मेथड से अगर अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो अब बताइए, अगर मैं डेप्रिसिएशन फंड मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ, तो जो भी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, उसके दो इफेक्ट कहाँ कहाँ जाते हैं? याद करो अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाइनल अकाउंट। अगर मैं डेप्रिसिएशन फंड मेथड को फॉलो कर रहा हूं, तो मेरा करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है, उसके दो इफेक्ट कहाँ कहाँ जाते हैं? एक एक्चुअल में जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। एक मिनट। ओके, एक जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और दूसरा, हेलो, माइक टेस्ट, हेलो। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? हाँ सर, आ रही है। हाँ सर, आ रही सर। Low system resources may affect your audio quality. Try closing some application to improve performance. ओके, अभी साउंड ठीक है मेरी? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे, अगर हम डेप्रिसिएशन फंड मेथड से अगर क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो एक इफेक्ट कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट कहाँ चले जाता था? बैलेंस शीट
लायबिलिटी साइड में। याद है कि आप लोगों को ऐसा हम करते थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के फाइनल अकाउंट में, जब हम डेप्रिसिएशन फंड मेथड में को मेंटेन करते हैं तो। और अगर याद नहीं भी होगा तो अब याद दिला देता हूँ कि ऐसा ही करते थे। अगर याद नहीं भी होगा तो डेप्रिसिएशन फंड मेथड में हम क्या करते थे, हम फिक्स्ड एसेट से माइनस करके नहीं लिखते थे। हम डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट फिक्स्ड एसेट से माइनस नहीं करते थे, हम सीधा सीधा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में एक डेप्रिसिएशन फंड होता था, उस डेप्रिसिएशन फंड में क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। अच्छा, और सेम ऐसा ही हम लोगों ने फिफ्थ सेम में भी सीखा है। याद है कि आप लोगों को फिफ्थ सेम में हम लोगों ने डबल अकाउंटिंग सिस्टम या फिर उसी का एक और नाम था चैप्टर का, क्या था आपका चैप्टर का नाम, डबल एंट्री, जिसमें हम लोग रेवेन्यू अकाउंट्स, नेट रेवेन्यू अकाउंट्स, गैस कंपनी का, पब्लिक यूटिलिटी, याद आ रहा है? हम लोग एक फिफ्थ सेम में पब्लिक यूटिलिटी के फाइनल अकाउंट पढ़ते थे। तो वहां पर भी सेम वही करते थे, वहां पर भी हम डेप्रिसिएशन का एक इफेक्ट कहाँ लेते थे, रेवेन्यू के डेबिट साइड में, वो डेप्रिसिएशन वाले हेड में, और दूसरा इफेक्ट कहाँ लेते थे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, डेप्रिसिएशन फंड में ऐड करते थे। याद आ रहा है? ऐसा हम लोग कभी करते थे। हाँ सर। तो इसका मतलब ये है कि अगर कभी हम लोग डेप्रिसिएशन फंड मेथड को मेंटेन कर रहे हैं ना, तो हमें उस पर जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड एसेट में से माइनस नहीं करना चाहिए। उसमें से हम लोगों ने क्या नहीं करना चाहिए, डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस नहीं करना चाहिए। तो इसका एक और ऑल्टरनेटिव तरीके से सॉल्यूशन हो सकता है। सर कौन सा? तो ध्यान दीजिएगा, मैं यही वाला क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। देखो ये क्वेश्चन नंबर 20 बता रहा हूं मैं फिर से एक बार। आप लोगों ने जो सॉल्व किया था वो कौन से अजम्पशन से किया था कि हम लोग डेप्रिसिएशन अलग से फंड मेंटेन नहीं कर रहे, जो भी डेप्रिसिएशन फंड आता है सब फिक्स्ड एसेट से माइनस हो जाता है। दूसरा एक और अजम्पशन ये होता है कि जो भी हम फंड मेंटेन कर रहे हैं सब फंड अलग रहेगा, जिस टाइम एसेट्स बिकेंगी सिर्फ उसी समय पर उसका डेप्रिसिएशन रिवर्स होगा, अदरवाइज हमेशा डेप्रिसिएशन फंड में ऐड होते रहेगा। तो अगर मैं उस अजम्पशन से सॉल्व करूं तो मेरा सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए फिर? ये रही मेरी मशीन अकाउंट, सॉरी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में कॉस्ट प्राइस पर ले रहा हूं मैं, टू ओपनिंग बैलेंस, ये मेरी कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस मतलब इसमें से डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ भी माइनस नहीं हुआ है। बाय क्लोजिंग बैलेंस, ये भी मेरी कौन सी प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, इस पे भी क्या माइनस नहीं हुआ है, डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ भी माइनस नहीं हुआ है। अच्छा, उसके अलावा मेरे पास डेप्रिसिएशन फंड भी है। ये जो मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये एक प्रकार से मेरा डेप्रिसिएशन फंड ही तो है। तो बाय ओपनिंग बैलेंस के नाम से इसमें भी आपको क्रेडिट बैलेंस दिया 4,24,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस भी आपको दिया हुआ है 4,11,000 का। हमने जब क्वेश्चन पूरा पढ़ा तो हमें पैराग्राफ में पता चला कि हमारे पास एक 70,000 की मशीनरी जा रही है। तो मैं डायरेक्टली 70,000 न लिखते हुए ये 70,000 को बाइफरगेट कर देता हूँ। कैसे बाइफरगेट कर देता हूँ? जितने रुपए में सेल हुआ बाई बैंक के नाम से, तो एक्चुअल में कितने में सेल हुआ ये पोर्शन, एक्चुअल में 70,000 की मशीनरी बिकी है 20,000 में। ठीक है, ये जो 70,000 की मशीनरी है इस पर टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा है, तो इस पर टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा है 40,000 का। टोटल मिलाकर इस एसेट्स पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा है, 40,000 का। तो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब आज तक ये 70,000 की मशीनरी पर 40,000 का डेप्रिसिएशन लगा है, जो कि हम एक फंड में मेंटेन कर रहे थे। मतलब ये डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ जुड़ा हुआ होगा ओपनिंग बैलेंस में। आज तक इस एसेट्स पर मैंने 4,24,000 का क्या लगा दिया, डेप्रिसिएशन। तो अब ये तो सेल हो गया ना, तो उसका डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाना चाहिए, राइट ऑफ हो जाना चाहिए। इसलिए इस ओपनिंग से हम लोग कम कर देते इतना डेप्रिसिएशन। तो ये 40,000 का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया, और बेचने पर हमें 10,000 का क्या हुआ है, लॉस। तो वो लॉस भी हम यहाँ ले लेते हैं, लॉस ऑन सेल 10,000। तो इस तरीके से हमने ये जो टोटल 70,000 की मशीनरी था ये उसका हिसाब अलग से निकाल दिया। अब देखो करंट ईयर में हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया, तो जो भी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है कितना आया था, 27,000 आया था करंट ईयर का। तो ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हम ये डेप्रिसिएशन फंड में ही ऐड कर देंगे। कहाँ ऐड कर देंगे, इस डेप्रिसिएशन फंड में ऐड हो गया है। हमने इसके पहले वाले क्या किया था कि फिक्स्ड एसेट से माइनस कर दिया था करंट एसेट, वो भी एक तरीका होता है। अगर मैं डेप्रिसिएशन फंड को नहीं मानता और जितना भी मेरा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन फंड होता है सब मैं ट्रांसफर कर देता हूँ,
तो हम लोग यहाँ पर 27,000 करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, जो इसके पहले मैंने आप लोगों को सिखाया है। लेकिन अभी मैं आपको एक नई बात क्या सिखा रहा हूँ कि अगर डेप्रिसिएशन फंड हम मेंटेन कर रहे हैं तो फिर जो भी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो तो इस फंड में ऐड हो गया ना, और ये खत्म कब होगा, जब वो एसेट सोल्ड होगी तब। तो हमने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अगर यहाँ नहीं लिए होते तो मेरा करंट ईयर में कितना परचेज हुआ होता, निकालो तो करंट ईयर का परचेज। अगर मेरा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मैं ये फिक्स्ड असेट्स अकाउंट में नहीं ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं फिक्स्ड असेट से करंट डेप्रिसिएशन माइनस ही नहीं करता। सर फिर ये एक्यूमुलेटेड क्यों किए? क्योंकि ये एसेट सोल्ड हो गई है। एक्चुअल में तो मेरे पास से 70,000 की एसेट चली गई है ना, तो वो 70,000 का मैं बाइफर्केशन दिखा रहा हूँ पूरा 70,000। तो सिर्फ जो सोल्ड हुआ है पोर्शन उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा, जो एसेट्स अभी भी मेरे पास है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। तो 8,24,000 में मैंने प्लस कर दिया 70,000, तो आ गया 8,94,000। और 8,94,000 में 8,94,000 में अगर मैं 8,50,000 ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दूं तो नेट मुझे क्या पता चल जाएगा, 44,000 का मेरे पास परचेज हुआ है। कितने का परचेज हुआ है? 44,000 का। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन फंड मैथड को अगर फॉलो कर रहा हूं तो मैं कितने का परचेज बताऊंगा? 44,000 का परचेज बताऊंगा। और इसके पहले वाले केस में हमने इसमें 27,000 का भी इफेक्ट ऐड कर दिया था, इसलिए 71,000 आंसर आ रहा था। सर करना क्या है वो बताओ। अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन फंड मेथड नहीं दिया है, अगर डेप्रिसिएशन फंड की एक्यूमुलेटेड वैल्यू नहीं दी है, तो हम लोग डेप्रिसिएशन को कंसीडर करेंगे। मतलब जो हमने पहले जैसा सॉल्यूशन सीखा है ना वैसा करेंगे। ये जो ऐसा हम सॉल्यूशन ऊपर सीख कर आए ना वैसा करेंगे। कब? अगर डेप्रिसिएशन फंड मेथड क्वेश्चन में या डेप्रिसिएशन फंड की वैल्यू ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दी है तो। और अगर क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी बोलने का मतलब अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 के टाइप से अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 के टाइप से अगर आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19, तो आपको यहाँ कोई फंड मेंटेन नहीं करना है। जो भी एडजस्टमेंट करना है सब कहाँ करना है? जितने भी एडजस्टमेंट करना है सब फिक्स्ड असेट्स अकाउंट में कर दो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो अभी कंसेप्ट समझाया था वो वाला कंसेप्ट आपको यूज करना है। मतलब आपको क्या करना है, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट कैसे बनाओगे? सिंपल सा ओपनिंग बैलेंस, सिंपल सा क्लोजिंग बैलेंस, जो भी एसेट सोल्ड हुई उसकी डिटेल, उसकी डिटेल में 3 बातें आ सकती है, जितने में बिका बाई बैंक के नाम से, जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुआ है वो, और लॉस अगर बेचते समय। अच्छा अगर प्रॉफिट हुआ होता तो यहाँ लिखे रहते, अगर बेचते समय प्रॉफिट हुआ होता तो इधर लेते। बस इतने ही कंपोनेंट लेना है आपको। कब? अगर हम डेप्रिसिएशन फंड मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो। और आपको फिर बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर परचेज वगैरह का मिल गया होता। समझ रहे हैं कि दोनों तरीके से अगर आपको डेप्रिसिएशन फंड मेंटेन करना है तो आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कहाँ नहीं लिखना है? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में नहीं लिखना, वो सिर्फ कहाँ लिखा जाएगा? डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन फंड तो ऑलरेडी जैसा पहले बताया था वैसे ही बनेगा, बाय ओपनिंग बैलेंस टू क्लोजिंग बैलेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितने भी एसेट सोल्ड की उस पे का, और बाय करंट ईयर का जितना भी पीएल, जितना भी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लग रहा है। राइट? एक बार मुझे जवाब दे दीजिए आप लोग, समझ में आएगा ये वाला भी तरीका? हाँ सर। सभी सर को? इसमें कुछ हाँ, नहीं सर। करना है, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर नहीं करना है, हो गया ना? नहीं, इसमें करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन रहेगा वो आपके फिक्स्ड एसेट्स में ट्रांसफर नहीं होगा। सिर्फ जो एसेट्स बिकी है सेल वाली का जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा सिर्फ वो ट्रांसफर होगा। हाँ सर। सर बाकी है? फिर बैलेंस वहीं पे रहने देंगे ना, ट्रांसफर नहीं करेंगे ना अपन? नहीं नहीं, ये जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन का बैलेंस है ये यहीं पे रहेगा, जो 27,000 आया था वो यहीं पे रहेगा। जब ये एसेट्स इसमें से कोई बिकेगी, सोल्ड होंगी, तब सिर्फ सोल्ड का डेप्रिसिएशन का इफेक्ट यहाँ लेंगे, दैट्स इट। उसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं लेंगे। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। चलो, तो मैं भी आप लोग को जो मेथड अभी समझाया ना उस मेथड से आपने क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दोनों सॉल्व करना है। 21 तो अभी सिखा दिया, 20 भी उसी तरीके से सॉल्व कर लो एक बार, ठीक है? और जो आपको ऊपर में एक एग्जांपल दिया था 21.1, 21.1 कहाँ गया ये वाला एग्जांपल, तो इस एग्जांपल को भी वैसे ही सॉल्व कर लो, ठीक है? कौन सी मेथड से? ये होमवर्क है, अभी नहीं करना है, तुरंत नहीं करना है, ये होमवर्क है। कौन से तरीके से सॉल्व करना है ये मानते हुए कि हम अलग से डेप्रिसिएशन फंड मेंटेन कर रहे हैं। तो आपके पास 3 होमवर्क हो गए, 20, 21
21.1, जिसमें से 21 मैंने सॉल्व करके आपको दे दिया है, तो सिर्फ 2 ही होमवर्क बचे। एक और क्वेश्चन लिखो, तो दे दूं एक क्वेश्चन और। डेप्रिसिएशन फंड 1 अप्रैल 2019 का और 31 मार्च 2020 का 50,000, और क्लोजिंग ले लो आप, कितना क्लोजिंग ले लो आप 42,000 का। ओके, उसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स में ले लो आप 1,50,000 की ओपनिंग बैलेंस थी और 1,30,000 की क्लोजिंग बैलेंस है। और मैं क्या कह रहा हूं आपको कि एक फिक्स्ड एसेट्स था 80,000 रुपए कॉस्ट प्राइस का, 80,000 का उसका कॉस्ट प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस है। इस 80,000 की एसेट्स पर टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट्स, जो हमने सोल्ड किया है फिक्स्ड एसेट्स, उस पर ये 80,000 पर 50,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा है। 30 80 कितना आ जाएगा? 180, 30,000 करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 50,000 का। कितना लगा है? 50,000, 50,000। एक मिनट, मैं नहीं, 50,000 बहुत ज्यादा हो गया यार, सॉरी 5,000 लो, इसकी भी वैल्यू बहुत ज्यादा दे दी मैंने आपको। डेप्रिसिएशन फंड में बैलेंस ही हमारा 50,000 ओपनिंग है, 42,000 क्लोजिंग है। एक मिनट, मैं लेजर बना रहा हूँ इसका। ओपनिंग 50,000 है, क्लोजिंग ये है। अगर मैं 50,000 का एक्यूमुलेट ले लूँ तो ये कितना आ जाएगा? 92,000, और 92,000 आ जाएगा, मतलब कि 42,000 तो आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू करवा रहा हूँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप ले लीजिए 40,000, 40,000, तो 40,000, 40, 82,000, 32,000 करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, ओके, 40,000 करो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड सोल्ड फॉर रुपीज, और कितने में सोल्ड हुआ है? एंड सोल्ड फॉर रुपीज 50,000, 50,000 में बिकी है आपकी चीज। मतलब 80,000 में से 40,000 का डेप्रिसिएशन अगर माइनस होता तो इसकी बुक वैल्यू WDV कितनी बचनी चाहिए थी? 40,000। लेकिन 40,000 के एसेट्स को मैंने कितने में सोल्ड कर दिया? 50,000 में। मतलब 10,000 का मुझे क्या हो गया? मुनाफा। तो आपको इस क्वेश्चन से क्या निकालना है? करंट ईयर का कितना डेप्रिसिएशन है, जो कि मैं तो ऑलरेडी निकाल चुका हूं। ये 50,000 ओपनिंग बैलेंस है, 42,000 क्लोजिंग बैलेंस है, 40,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। मतलब करंट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना आया होगा? 32,000। और आपको दूसरी चीज क्या निकालना है? करंट ईयर में हमने कितनी की फिक्स्ड असेट्स परचेज किए, तो वो भी अगर आप रफली निकाल लो तो कितना आ जाएगा? 1.5 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, 1,30,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, 80,000 की टोटल एसेट्स बिकी है। 80,000 में 40,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 50,000 सेलिंग प्राइस और 10,000 का प्रॉफिट। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 90, 31 220 प्लस 50 प्लस 40, 220 माइनस इधर से हो जाएगा 1,60,000। तो लगभग आपका 60,000 का परचेस आ जाएगा, 60,000 का। देखो सॉल्यूशन भी मैंने यहीं के यहीं बता दिया आप लोगों को, ठीक है। बट ये आप लोगों ने अपना फिर से दिमाग लगाना, अभी तुरंत लिखना नहीं, छापना नहीं किसी ने, ये आपने खुद का दिमाग लगा लेना। अभी मत करना है क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। रात में करना, नहीं तो कल सुबह करना सवाल को सॉल्व, क्योंकि अभी एकदम माइंड में फ्रेश है ना आप लोगों के सॉल्यूशन, तो इसको कल करना सॉल्व, आज मत करना, ठीक है। चलो, तो अभी आज की क्लास में हम लोगों ने पूरा का पूरा जो फिक्स्ड एसेट्स और जो डेप्रिसिएशन फंड है, सिर्फ उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन किया। उसके बाद हम लोग कल बात करेंगे किसके ऊपर? क्वेश्चन नंबर 22 से हम आगे कल बात करेंगे, ठीक है। कल एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, नया नहीं बोल सकते, ये जैसा भी चल रहा है ऐसा ही कंसेप्ट रहेगा, ठीक। तो बाकी की बातें कल की क्लास में करें। हाँ सर। तो अभी क्लास को कर दे यहाँ पर ऑफ। यस सर, ऑफ करते क्लास को, ठीक है सर। होमवर्क के क्वेश्चन कौन से हैं? यस, एक बार बता दूं होमवर्क के कौन सा। ये वाला जो अभी आपको बताया 21.2, ठीक है। इसके ऊपर एक जो क्वेश्चन लिखवाया था वो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20। मैंने जो 20 है और 21 है, ये आपको कौन सी मेथड से सिखाया था? कि हम फिक्स्ड असेट्स में से करंट ईयर का भी डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। तो आपको इन दोनों को
हम डेप्रिसिएशन फंड अलग से बना रहे, तो ये वाली मेथड से सॉल्व करना है जो अभी आपको लेटेस्ट में अभी समझाया, इस वाले तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर सॉल्व हो गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर होमवर्क नहीं है आपके लिए, और नहीं हुए तो फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है पूर्वा? Yes, sir. ओके, तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। बाय सर। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर।